हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की एक से एक भयानक चेतावनियां ईरान के प्रति हम लोग के समक्ष आ रही है ट्रूथ सोशल के माध्यम से। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की धमकियां दे रहे हैं ईरान को, उसका ना केवल जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बल्कि जितने भी कमोडिटी इक्विटी मार्केट है यानी एसेट क्लासेस है, उन पे भी मैसिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैंने सोचा कि आज मैं इसी पे वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से ये बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो स्टॉक मार्केट को, करेंसी मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 28 फरवरी 2026 को पहली बार ईरान पे इजराइल और अमेरिका ने हमला किया। जो ये युद्ध शुरू हुआ उसके अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद से 3 महीने तक ये युद्ध चला। लगभग 3 सवा 3 महीने चला। जून 15 के आसपास में शांति की बहाली हुई। एक कहा गया कि एग्रीमेंट जो है वो साइन करके एक शांति बनाई जाएगी उस एरिया में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा। दोस्तों, ये 3 सवा 3 महीनों में इस विश्व ने लगभग 1 बिलियन बैरल ऑयल की सप्लाई जो है उसको खो दिया। कैसे? आप ये समझिए कि 20 मिलियन बैरल पर डे ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्री वॉर यानी युद्ध शुरू होने के पहले ट्रांजिट होता था। परंतु जैसे युद्ध आरंभ हुआ तो ये गल्फ रीजन जो है, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, आपका बहरीन, ये सब जो एरिया है, इन सब से लगभग आधा ऑयल ही बाहर की तरफ एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ, और आधा जो था वो नहीं आ पा रहा था क्योंकि ईरान ने जो है वो पूरी तरीके से चौकसी रखी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई वाहन जो है वो नहीं गुजरेगा, मतलब जहाज जो है वो नहीं गुजरेगा। तो लगभग हमने 3 महीने में, सवा 3 महीने में 1 बिलियन बैरल यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 90 दिन अगर चला है तो 900 मिलियन बैरल ये होता है। तो लगभग 900 मिलियन बैरल से 1 बिलियन बैरल के ऑयल सप्लाई को ऑलरेडी खो दिया है। और जब हमने उस ऑयल सप्लाई को खोया, उस दौरान हमने क्या देखा? ऑयल के प्राइसेस 71 बैरल थे, $71 पर बैरल थे जिस दिन ईरान के ऊपर में आक्रमण किया था अमेरिका ने। और जब प्राइसेस मूव हुए तो ये 118 डॉलर पर बैरल जो है वो पीक बना इसका। तो $71 पर बैरल से 118 डॉलर पे पहुंचा, यानी लगभग 48-49 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 70% जो है वो ऑयल के प्राइसेस बढ़े दोस्तों। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान ने कहा कि हम समझौता करने वाले हैं, तो हमने देखा कि ऑयल के प्राइसेस उसी तेजी से नीचे भी आए। $75 पर बैरल पे ब्रेंट था, जो अब बढ़ के $87-88 पर बैरल हो गया। तो दोस्तों, मैं ये क्यों आंकड़े बता रहा हूं? आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझने वाली बात यह है कि ये जो 1 बिलियन बैरल हमने 3 सवा 3 महीनों में ऑयल की सप्लाई खो दी थी, उसकी भरपाई कहां से हुई? पहली भरपाई हुई डिमांड डिस्ट्रक्शन। प्राइसेस इतने बढ़ गए कि ऑयल का कंजम्पशन रुक गया। लोगों ने घर से निकलना, जो दिन में 3 बार तफरी मारने के लिए अपनी मोटरसाइकिल लेके निकलते थे, अब वो 3 दिन में 1 बार कभी निकल रहे। तो 1 दिन में 3 बार, 3 दिन में 1 बार। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ गए कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया। लोगों ने ऑयल का कंजम्पशन जो है वो पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम कर दिया। तो पहले यहां से भरपाई हुई। दूसरी भरपाई ये हुई दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, जो रईस राष्ट्रों का यानी ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज का एक समूह है, इस IEA ने कहा कि हम 400 मिलियन बैरल अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल जो है वो निकालेंगे, जिसमें अकेले अमेरिका ने कहा कि हम 170 से 180 मिलियन बैरल हम मार्केट में ऑयल देंगे अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल के। ओके, तो ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से भी ऑयल आया। तीसरी बड़ी चीज जो हुई वो ये हुई कि चाइना ने
ऑयल जो है वो एग्रेसिवली खरीदना बंद किया। चाइना के पास में ऑलरेडी 1.2 बिलियन बैरल से लेके 1.4 बिलियन बैरल तक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में ऑयल है। लगभग 4 से 5 महीने की चाइना की जरूरत का तेल जो है वो उनके स्ट्रैटेजिक भंडार में है, पेट्रोलियम भंडार में है। तो चाइना ने बोला कि हम अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम भंडार से ही निकाल के यूज करेंगे, तो इसलिए भी कंजम्पशन कम हुआ। और चौथी सबसे बड़ी चीज ये हुई कि ये युद्ध आरंभ होने के पहले ईरान का लगभग 16 मिलियन बैरल तेल जो था वो अलग अलग महासागरों में, समुद्रों में, अलग अलग शिप्स में तैर रहा था, कोई नए खरीदार की तलाश में। और जैसे अमेरिका ने वेवर दिया, भारत जैसे राष्ट्रों ने ईरान से तेल खरीदा, तो उसके कारण भी प्राइसेस उतने बढ़े नहीं। अब मैंने ये सारे आंकड़े आपके सामने क्यों रखे, क्यों आपको ये हिस्टोरिकल चीजें बताई? आपको ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों इस बार यदि युद्ध खिंच गया, लंबा हो गया, विभत्स मोड़ पे चला गया, तो जो हमने अभी तक देखा है उससे कई गुना ज्यादा जो है वो बुरा आने वाले दिनों में अंजाम हम देख सकते हैं। ऑयल के प्राइसेस $118 पर बैरल के ऊपर ब्रेंट जा सकता है। युद्ध यदि खिंच गया तो ना केवल क्रूड बल्कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, एविएशन टर्बाइन एविएशन फ्यूल हुआ, कैरोसिन हुआ, नाफ्था हुआ, ये सारी चीजों की कमी हमको नजर आएगी। और ना केवल क्रूड रिलेटेड बल्कि और भी बहुत सारी चीजें जो है उसमें कमी आएगी। यूरिया, आपको मालूम है मैंने पहले बताया था अपने पहले के वीडियो में कि 1/3 वर्ल्ड का यूरिया जो है वो गल्फ कंट्रीज से जाता है। लगभग 10% वर्ल्ड का अल्युमिनियम जो है वो गल्फ रीजन से जाता है। तो यूरिया की यदि कमी होगी तो दोस्तों खाद्यान्न संकट जो है वो पैदा होने की आशंका है, संभावना है। अल्युमिनियम की कमी होगी दोस्तों तो आपको पता है कि जितने भी संचार क्रांति चल रही है, एआई रेवोल्यूशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक बहुत बड़ा रिफाइनिंग प्रोसेस में निकलता है, जो कॉपर के, आप ये कह लीजिए कॉपर कंसंट्रेट से कॉपर बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का भी मेन जो सप्लायर है वो गल्फ रीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड की भयानक कमी होगी है वर्ल्ड में। अगर कमी होगी तो कॉपर की कमी हो जाएगी और अगेन एआई रिवोल्यूशन पे उसका असर पड़ेगा। ना केवल सल्फ्यूरिक एसिड और यूरिया बल्कि दोस्तों हीलियम करके एक एलिमेंट है जो चिप्स को ठंडे टेम्परेचर में कूल डाउन करने में हेल्प करता है। बिना हीलियम के जो है चिप्स खराब हो जाते हैं। हीलियम का भी मेजर प्रोड्यूसर जो है वो गल्फ रीजन है। तो ये सिर्फ आने वाले दिनों में तेल का संकट नहीं है, तेल से जुड़े हुए जो ये सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। फर्टिलाइजर की कमी, हीलियम की कमी, सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉपर के प्यूरिफिकेशन में काम आता है उसकी कमी, अल्युमिनियम की कमी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी, नेचुरल गैस, अगेन वर्ल्ड का 20% नेचुरल गैस जो है इस रीजन से सप्लाई होता है। नेचुरल गैस की भी जो है वो कमी पड़ने वाली है। अब ये तो हुई कमी की बात। जियोपॉलिटिकल इसका इफेक्ट क्या है, जियोपॉलिटिकल समझा दूं उसके बाद में मैं स्टॉक मार्केट पे आऊंगा। दोस्तों पिछले विगत 10-15 दिनों में यूक्रेन ने रशिया के बहुत सारी रिफाइनरीज पे ड्रोन से आक्रमण करके उन रिफाइनरीज को तहस नहस कर दिया। अब हुआ ये है, मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनिए क्योंकि मुझे मालूम नहीं इस चीज को नेशनल मीडिया ने बताया है कि नहीं बताया है, कोई दूसरे यूट्यूब मीडिया में आपने सुना है कि नहीं सुना है, पर आपको एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। रशिया यूक्रेन वॉर के आरंभ होने के बाद से भारत ने भरपूर मात्रा में पेट्रोल, क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया से खरीदे। बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है, रिवर्स हो गई है। रिफाइनरीज जैसे जैसे रशिया में ड्रोन अटैक से नष्ट हो रहे हैं वैसे वैसे रशिया इंडिया से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं,
इनफैक्ट मुझे शुरुआत में बोलना चाहिए था, यही मेन न्यूज है कि ये जो रशिया और भारत का रिलेशनशिप है ये रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। जहां अभी तक भारत रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहा था, अब ये आ रहा है सामने कि भारत रशिया को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब गल्फ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो रशिया ही एक सहारा था इस विश्व का, जिससे भारत को, यूरोप को ऑयल और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। अब अगर रशिया खुद संकट में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम कहां जाएंगे, कहां से कहां बढ़ जाएंगे। और ना केवल ये, बल्कि कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी अंदेशा लगा रहे हैं, खासतौर पे वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, हार्वर्ड बेकर टाइप, उनका कहना है कि भाई हो सकता है कि यदि इसी तरीके से क्रीमिया में, जो पहले यूक्रेन का पार्ट था जिसको रशिया ने हथिया लिया था 2015-16 में, उसमें और रशिया के दूसरे भागों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी हुई, तो हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर समाप्ति की तरफ बढ़ जाए। और यदि रशिया यूक्रेन वॉर समाप्ति की तरफ बढ़ा दोस्तों, तो बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट्स आएंगे। पुतिन ने आज तक कभी हार देखा नहीं है, हार का सामना किया नहीं है। यदि ऐसी स्थिति आती है कि उनको मजबूर कर दिया जाता है कि आप जो है वो सीज फायर करें यूक्रेन के साथ में, तो दोस्तों ये एक हार के ही रूप में देखा जाएगा। रशिया इतना बड़ा राष्ट्र है, यूक्रेन इतना छोटा राष्ट्र है, तो इसका जियोपॉलिटिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। अमेरिका की दादागिरी और बढ़ जाएगी। यूरोप जो है वो फिर से रशिया से पेट्रोल लेना शुरू कर देगा, और हो सकता है कि जो पिछले 1.5 सालों में रशिया और यूरोप और अमेरिका के बीच में दुराव बढ़ा है, इनके बीच में दरार बढ़ी है, हो सकता है कि यूरोप रशिया की तरफ थोड़ा सा खिसक जाए। हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल, और आप ये कह लीजिए कि ऐसी बात कर रहा हूं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यूरोप ही मेनली रशिया से लड़ रहा है आज की डेट में। यूक्रेन तो सिर्फ सामने एक तस्वीर है, परंतु युद्ध जो है वो रशिया और यूरोप की है। और दोस्तों, माना ऐसा जा रहा है कि यूरोप को रशिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप को पुतिन से प्रॉब्लम है। तो यदि पुतिन की हार होती है, पुतिन को उनके देश के लोग ही हटाने के बारे में सोचते हैं, तो हो सकता है कि यूरोप का जो ब्लॉक है, यूरोपियन यूनियन, ये रशिया के निकट जाता हुआ हमें नजर आए। अब ये भविष्य की बात है, हम ये आगे देखेंगे। दोस्तों, अब स्टॉक मार्केट पे इन सब चीजों का क्या असर पड़ सकता है? देखिए, 2-3 बातें जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर जो है वो कौन सी कंट्री है? अमेरिका। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, परंतु आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये युद्ध शुरू होने के बाद भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अमेरिका की, जैसे एक्सॉन हो गया या शेवरॉन हो गया, इन्होंने अपने ऑयल रिग्स जो है वो बढ़ाए नहीं, ऑयल एक्सप्लोरेशन के रिग्स नहीं बढ़ाए, प्रोडक्शन का काम जो है उस तीव्रता से नहीं बढ़ाया जो हम सोच रहे थे। ठीक है, इनफैक्ट 2024 के मुकाबले आज की डेट में जो पर्मियन बेसिन जो है, जहां से शेल निकलता है, शेल से ऑयल निकाला जाता है, गैस निकाली जाती है, वहां पे जो रिग काउंट है वो रिग काउंट कम है 2024 के मुकाबले। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, एक्सॉन शेवरॉन टाइप या शेल गैस प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनीज हैं, ऑयल प्रोड्यूस करने वाली अमेरिका में, इन्होंने किसी भी तरीके की हड़बड़ी नहीं दिखाई है कि हम प्रोडक्शन और बढ़ाएं। ठीक है, ये मार्जिन पे इस बार खेल रहे हैं, पहली चीज। तो यानी ये कंपनीज जो है अपने मार्जिन को बचा के रखना चाह रहे हैं। इनको मालूम है कि यदि ये रिग काउंट बढ़ाएंगे, तेजी से एक्सप्लोरेशन काम में बढ़ेंगे, तो ऑयल रिग्स का कॉस्ट बढ़ेगा, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज की डेट में दोस्तों, ये फिगर लिख लीजिए, शायद ही कहीं मिले आपको। आज की डेट में जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर्मियन बेसिन अमेरिका में शेल प्रोड्यूसर्स का,
वो लगभग $67 पर बैरल आ रहा है। तो फॉरवर्ड कर्व यानी आगे आने वाले महीनों में यानी फ्यूचर प्राइसेस $70 के ऊपर आपको नजर आते हैं, $75 के ऊपर नजर आते हैं। तो ये सारी कंपनीज को नजर आएगा कि इनको अच्छा मार्जिन मिल रहा है, तो ये अपने मार्जिन पे खेलेंगे। ये ज्यादा जो है अपना कॉस्ट बढ़ाने के चक्कर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्युमिनियम, कॉपर सबके प्राइसेस ज्यादा हैं। रिग बढ़ाने जाएंगे तो इनका कॉस्ट बढ़ेगा, ये कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाहते। ये ऐसी ऑयल के प्राइसेस को ऊपर रखना चाहते हैं ताकि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का जो मार्जिन है वो इनका बरकरार रहे, पहली चीज। दूसरी दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2022 से लेकर 2026 के बीच में जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, जैसे शेवरॉन हो गया या वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी आपका एक्सॉन हो गया, इन्होंने डिविडेंड और बायबैक में $300 बिलियन खर्च किया, $300 बिलियन। और वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर ये पिछले 4-4.5 सालों में इन्होंने मात्र $222 बिलियन का किया। ये भी नंबर लिख लीजिए, ये बहुत रिसर्च करके मैंने डाटा निकाला है। $300 बिलियन डिविडेंड और बायबैक में ये शेवरॉन, एक्सॉन जैसी ऑयल मेजर प्रोड्यूसिंग कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में उससे कम $222 बिलियन खर्च किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अपने कैपिटल को केपेक्स में ना लगा के अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि यदि ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो जिन लोगों के इंटरनेशनल अकाउंट हैं वो एक्सॉन, शेवरॉन टाइप कंपनीज पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो डिविडेंड भी बढ़ेगा, मार्जिन ऊपर है, तो ये कंपनीज आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, प्राइस के बेसिस पे भी, प्राइस बढ़ने के बेसिस पे भी, और डिविडेंड के बेसिस पे भी। दोस्तों मैं बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरी बातों को फेस वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं मेरे अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से चर्चा करके ही जो है कुछ भी कदम उठाइएगा। दूसरा दोस्तों, ना केवल डिविडेंड की बात है बल्कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज की, बल्कि जो ऑयल सर्विसिंग कंपनीज हैं, जो इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हैलिबर्टन जैसी, श्लम्बर्गर जैसी, इन कंपनीज की भी चांदी हो सकती है। मैं आपको खुलासा दे दूं कि मेरे पास में हैलिबर्टन के शेयर्स हैं, तो ये जो है ये बड़ा ही जो है सुनहरा मौका प्रोवाइड कर रहा है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ऑयल सर्विसिंग कंपनीज, और साथ ही साथ जो है रिफाइनरीज जो है उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका जो है वो फिर से आ रहा है। दोस्तों एक सिंपल ट्रेड आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मई 20 को पहली बार अनाउंस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान और अमेरिका समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ये उन्होंने अनाउंस किया था उस टाइम में आप ध्यान दीजिएगा मई 20 से मई 27 के बीच में कैसे कैसे कौन कौन से एसेट ने कैसे बिहेव किया। जैसे उन्होंने अनाउंस किया स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ा, ऑयल के प्राइसेस नीचे आए, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आया, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए, डॉलर जो है वो वीक हुआ। अब यदि युद्ध समाप्त होने पे ये 5 ट्रेड आपको नजर आ रहे हैं करेंसी में, पहला डॉलर वीक हुआ, दूसरा डॉलर क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो गया था जब वॉर शुरू हुआ था, तब क्यों स्ट्रांग हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जितने भी इन्वेस्टर्स थे इन्होंने जाके अमेरिका में पैसे लगाए या अपने पैसे को अमेरिका में ही ज्यादा सुरक्षित मानते, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ था, जैसे बोला कि समझौता हो सकता है डॉलर वीक हुआ, वहीं दूसरी तरफ जैसे बोला समझौता हो सकता है स्टॉक मार्केट ऊपर गया, जैसे बोला युद्ध समाप्त हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए। गोल्ड के प्राइसेस क्यों ऊपर गए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे आया, बॉन्ड यील्ड नीचे आया। तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि बॉन्ड यील्ड और गोल्ड का क्या रिलेशन है। तो यदि युद्ध समाप्ति में ये ट्रेड्स बनते हैं तो युद्ध यदि फिर से आरंभ हो रहा है तो कौन से ट्रेड बनेंगे, ठीक उसके उल्टा। उल्टा क्या होगा, गोल्ड प्राइसेस नीचे आएंगे क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट जो ऊपर गया था फिर नीचे आएगा,
और हम देख रहे हैं कि नीचे आ भी रहा है। 24,500 के लेवल से अभी 24,000 के आसपास में आ गया है। आज भी लगभग 160 पॉइंट 158 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज निफ्टी गिरा है, 560 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है। और दोस्तों हमको मालूम है कि पिछले थर्सडे या फ्राइडे को 550 पॉइंट लगभग निफ्टी गिरा था। तो मार्केट ने करेक्शन मोड शुरू कर दिया। जैसे अनाउंस किया था कि वॉर समाप्त हो सकता है, तो 22,800 से 24,400 24,500 निफ्टी ने छलांग लगाई थी 15-20 दिनों में। अब ये जो 1600 पॉइंट की छलांग थी, उसमें से 500 पॉइंट के आसपास जो है वो निफ्टी खो चुका है, 1/3। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में कैसा होगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये वॉर खिंच गया तो बड़े ही दुर्दिन शुरू हो जाएंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया में आईटी सेक्टर के वैसे बुरे दिन चालू हैं एआई के कारण। और यदि ऑयल भी हमारे ऊपर में भारी पड़ जाता है, ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं वॉर के कारण, तो दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा हिस्टोरिकल आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं समझने के लिए। देखिए दोस्तों, 1973-74 में एक ही साल में ऑयल के दाम 4 गुना बढ़ गए थे, $3 से $12 पर बैरल चले गए थे। पर वहां जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन थे, मैं नाम उनका आर्थर बर्न्स, ARTHURBURN, आर्थर बर्न्स जो है, उन्होंने ऑयल के दाम 4 गुना होने के बाद भी इंटरेस्ट रेट उस तेजी से बढ़ाया नहीं। फेडरल रिजर्व ने उस तेजी से महंगाई को रोकने के लिए, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे तो महंगाई बढ़ रही थी, तो महंगाई से लड़ने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं, ये बोल के कि ये सप्लाई शॉक है, मेरे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई ऑयल की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, तो मैं क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो इकोनॉमी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रही है वो और परफॉर्म नहीं करेगी। नतीजा ये हुआ कि 1973-74 से जो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़नी चालू हुई अमेरिका में, तो 1980 में आके जो फेडरल रिजर्व का अमेरिका की यूएस ट्रेजरी का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो था वो 16% 18% टच कर गया था। और फिर उसके बाद में फेडरल रिजर्व में चेंज हुआ, आर्थर बर्न्स के बदले जो है वो नाम भूल रहा हूं मैं, जिमी कार्टर ने अपॉइंट किया था उनको, बड़े फेमस, अभी डेथ हुई है रिसेंटली उनकी। वो आए, चेयरमैन बने, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बने, और फिर उसके बाद से उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए, तो दोस्तों उसने पूरी तरीके से जो है वो महंगाई की कमर तोड़ दी। बट इस दौरान जो है 1979-80 से अगर आप देखेंगे 1985-86 तक, तो महंगाई की कमर टूटी, पर दो चीजें हुई, बॉन्ड यील्ड नीचे आया और स्टॉक मार्केट में पहली बार जबरदस्त रैली आई 1920s के बाद से, 1920s और 1960s का जो एरा था उसके बाद से। जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट का इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए मैं अमेरिका के मार्केट का एग्जांपल लेके आपको ये सारी चीजें समझाता हूं। इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स की पैदाइश 1987 की है, निफ्टी की पैदाइश 1994-95 की है, तो हमारा उतना बड़ा इतिहास नहीं है। तो इसीलिए मैंने अमेरिका का एग्जांपल लेके आपको समझाया। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यदि इस बार भी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है, ठीक है, और उसकी देखा देखी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है, तो आगे आने वाले 4-5 सालों में महंगाई जो है वो उसकी मार हम सब झेल सकते हैं, अगर ये युद्ध चलता रहा तो। ठीक है, एक ही इसमें केविएट है कि पहले ऑयल इंटेंसिटी जीडीपी में बहुत ज्यादा होती थी, मतलब ₹1 या $1 जीडीपी प्रोड्यूस करने में जो तेल लगता था वो लगभग 1/3 घट गया है अमेरिका में या दूसरे डेवलप नेशंस में, चाइना में 40%, इंडिया में भी जो है 1/3 घटा ही होगा। तो ऑयल की इंटेंसिटी आपके इकोनॉमी के लिए जो है वो घट गई है, ईवी आ गया है। आपको मालूम है, आपको एक और जानकारी मैं दे दूं, ऑयल जो है इसका 45% यूज जो है क्रूड का, ये ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स में होता है। तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ईवी आएगा
वैसे वैसे ऑयल की यूसेज कम होगी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ऑयल का यूसेज भी घट रहा है और कई सालों से जो है, मतलब घट रहा है इन द सेंस इंटेंसिटी कम हो रही है। ओके, और कई सालों से हम देख रहे हैं कि 100 मिलियन बैरल पर डे के आसपास में ऑयल का कंजम्पशन जो है वो थम सा गया है, रुक सा गया है। तो दोस्तों ये मोटा मोटी बातें थी, डाटा के साथ में, काफी रिसर्च के साथ में, बहुत सारे डाटा मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं, आप लोग नोट्स बनाएं। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। दोस्तों मैं 20 जुलाई को एक वीडियो बना रहा हूं जो अकाउंटिंग स्कैंडल्स के ऊपर में बात करेगा कि आप किस तरीके से अकाउंटिंग स्कैंडल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में मैं लेक्चर देने गया था 1 साल पहले, उसी को मैंने सोचा कि पेड वीडियो में मैं कन्वर्ट कर दूं। आप में से जो भी ये वीडियो देखना चाहता है 9860317209 पे मुझे संपर्क कर सकता है। इस वीडियो की फीस 799 रुपीज है। दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो का लाभ अवश्य उठाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।